अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारे पास है कि अवॉइडेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन कितना इम्पोर्टेंट है। तो कार्बन क्या है? कार्बन इज़ द बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसा कि हमने पढ़ा था, हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं वो बेसिकली कंसिस्ट कार्बन और हाइड्रोजन कर रहे होते हैं। तो हमारा कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमारे पास बेसिक एलिमेंट है, और ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन ऑक्यूपाइज अ सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। तो ये अपनी यूनिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से हमारी जो बॉडी का स्केलेटन है, स्केलेटन क्या है? जो हमारा शेप को मेंटेन करने के लिए मसल्स और बोन्स वगैरह आ जाती है। तो उन कार्ब हमारे बॉडी के स्केलेटन में जो कार्बन है ये एक सेंट्रल पोजीशन रखता है। तो कार्बन इज़ टेट्रावैलेंट, यानी कार्बन की जो वैलेंसी है वो 4 है कि कार्बन 4 किस्म के बॉन्ड बना सकते हैं, यानी कि 4 एलिमेंट्स के साथ एट द सेम टाइम कंबाइन हो सकता है। तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट, इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नोइंग एलिमेंट्स फॉर फॉर्मिंग कोवलेंट बॉन्ड्स। तो ये कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो जिसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से ऐसा बॉन्ड जिसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम दूसरे एटम को ट्रांसफर हो जाए, उस टाइप का बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड होता है। तो कोवलेंट बॉन्ड हमारे पास ऐसा बॉन्ड होता है जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है। तो कार्बन हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। व्हेन अ कार्बन एटम कंबाइन विद 4 एटम और रेडिकल द 4 बॉन्ड आर अरेंज्ड। तो कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है कि एट द सेम टाइम हमारे पास कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है सिमेट्रिकली इन टेट्राहेड्रन एंड रिजल्ट टू गिव अस। तो इसकी जो कन्फिग्रेशन होती है वो टेट्राहेड्रन या टेट्रावेलेंट होती है। इसकी वजह से हमारी जो कन्फिग्रेशन होती है वो एक्सेप्टेबल कन्फिग्रेशन बनती है। The stability associated with the tetravalence of carbon atoms make it favorable element for the synthesis of complicated cellular substances। तो इसकी जो टेट्रावेलेंसी है, यानी कि जो 4 एट द सेम टाइम बॉन्ड जो बना सकता है, उसकी वजह से ये जो कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं उनमें ये बेसिक रोल प्ले कर रहा होता है। कार्बन एटम्स कैन आल्सो कंबाइन म्यूचुअली फॉर्मिंग सेटेबल ब्रांच और अनब्रांच चेन आर। तो कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो म्यूचुअली शेयर करके हमारे पास ब्रांच या अनब्रांच चेन बना सकते हैं। इनके हमारे पास ये ब्रांच या अनब्रांच चेन्स बनाते हैं किससे? तो ये म्यूचुअली शेयरिंग से। जब ये एक दूसरे के साथ म्यूचुअली शेयरिंग करते हैं तो सेटेबल ब्रांच और अनब्रांच चेन बनती है। द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ये जो कार्बन की ये वाली एबिलिटी है, इस एबिलिटी की वजह से जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो हमारे पास बहुत वास्ट, यानी कि कार्बन ही की वजह से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत वास्ट है। तो सी सी बॉन्ड में का स्केलेटन ऑफ, तो ये जो हमारा सी सी बॉन्ड का स्ट्रक्चर इन्होंने शो किया है, ये बाद में देखते हैं। पहले ये कोवलेंट बॉन्ड रिजल्ट व्हेन 2 और मोर एटम कंबाइन देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग एटम। तो ये कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन है कि हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड तब वजूद में आता है जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेते हैं। एन एग्जाम्पल बिटवीन बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन एटम फॉर्म हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कोवेलेंट बॉन्ड स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो ये हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर करता है। इनके कार्बन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है दैट इज आल्सो एग्जांपल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो नेक्स्ट हमारे पास ये है कि कार्बन किस तरह ब्रांचेज और अनब्रांच मतलब स्ट्रक्चर बनाता है। ये सबसे पहले एक अनब्रांच्ड चेन है, इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है। यानी कि कार्बन ने एक तो दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाए हुए हैं। तो दूसरा एक कार्बन के साथ फर्स्ट वाले के साथ ये 3 हाइड्रोजन है, और एंड वाले के साथ भी ये वाले 3 हाइड्रोजन है, और बाकी सब के साथ 2 2 हाइड्रोजन है। यानी कि ये वाले 2 हाइड्रोजन, ये वाले 2 हाइड्रोजन, मतलब इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, इसके साथ भी 2 हाइड्रोजन, और कार्बन के दो आपस में बॉन्ड है। ये हमारे पास है अनब्रांच्ड चेन। देन हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये एक रिंग स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक रिंग है जिसमें हमारे पास 6 कार्बन है। ये वाली रिंग है और हर किसी के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, यानी कि एक रिंग स्ट्रक्चर है। तो कार्बन हमारे पास 4 बॉन्ड बना सकते हैं। हमने कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, तो ये 2 कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ बनाए हुए हैं। इनके कार्बन के इसके साथ 2 बॉन्ड ये हो गया, तीसरा हाइड्रोजन के साथ, चौथा इस कार्बन के साथ। तो हर एक के साथ एक एक हाइड्रोजन लगा हुआ है।
ये हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर। देन हमारे पास आता है ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन ने दूसरे कार्बन के साथ ब्रांच बनाया, यानी कि पहला ये कार्बन है, फिर ये है, फिर ये है, इसके साथ ब्रांच, ये इसके साथ। तो ये हमारे पास ये मेन ब्रांच है, ये आगे उसके साथ और तरह की ब्रांचेज, या इसको भी हम मेन ब्रांच कह सकते हैं। तो फिर ये हमारी सेकेंडरी ब्रांच होगी, इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं। ये हमारे पास है ब्रांच स्ट्रक्चर। तो देन हमारे पास है कार्बन्स कंबाइन कॉमनली विथ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। तो कार्बन हमारा इन एटम्स के साथ कंबाइन कर सकता है। कम्बिनेशन विद दीज एंड अदर एलिमेंट्स कंट्रीब्यूट टू लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो कार्बन इन एलिमेंट्स के साथ या कुछ और एलिमेंट्स के साथ जब मिलता है तो रिजल्ट में हमारे पास लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें कार्बन दूसरे एटम के साथ मिला होता है। कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि हमारे पास जो CH बॉन्ड है, तो इज़ द पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेल। तो हमारे पास जितने भी सेलुलर एक्टिविटीज़, सेल के अंदर एक्टिविटीज़ चल रही होती हैं, दैट आर कॉल्ड सेलुलर एक्टिविटीज़, और उनके अंदर जो एनर्जी का पोटेंशियल सोर्स है वो हमारे पास ये CH बॉन्ड है। कार्बन ऑक्सीजन एसोसिएशन इन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। तो कार्बन और ऑक्सीजन की जो एसोसिएशन है वो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड जैसा कि ग्लूकोज या इन चीज़ों में और बॉन्ड्स होते हैं, तो इनमें ये हमारे पास स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। कार्बन कंबाइन विद नाइट्रोजन इन अमीनो एसिड। तो कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो हमारे पास अमीनो एसिड्स बनते हैं। और अमीनो एसिड्स क्या है, हमारे पास प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हम कह सकते हैं, ये हैं। तो टू फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड्स एंड फॉर्म प्रोटीन विच वेरी इंपॉर्टेंट ड्यू टू देयर डाइवर्सिटी इन स्ट्रक्चर फंक्शन। तो ये हमारी बॉडी में जो वाटर है वो एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है वो प्रोटीन पाया जाता है बॉडी में, और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है बॉडी के अंदर सबसे ज़्यादा वाटर पाया जाता है। तो इसी तरह वो कह रहा है कि जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ मिलता है तो हमारे पास अमीनो एसिड बनते हैं। अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड के ज़रिए आपस में मिले होते हैं। जब कार्बन और हाइड्रोजन है, ये हमारे पास सेलुलर एक्टिविटीज़ में केमिकल एनर्जी का सोर्स है। कार्बन और जो ऑक्सीजन की एसोसिएशन है, इस लिंकेज को कहते हैं कि अक्सर MCQs आ जाता है कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कार्बन किसके साथ मिला होता है, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिला होता है, तो ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये किस में लिंकेज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स में। तो जब कार्बन नाइट्रोजन के साथ, यानी कि कार्बन नाइट्रोजन के साथ हमारे पास मिलता है तो ये अमीनो एसिड लिंकेज होती है, और इस बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं, और ये प्रोटीन्स में प्रेजेंट होता है। तो ये अपनी डाइवर्सिटी और स्ट्रक्चर की वजह से बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो लार्ज ऑर्गेनिक मालिक्यूल, तो मालिक्यूल्स हमें पता है दो तरह के हो सकते हैं, मैक्रो मालिक्यूल्स और माइक्रो मालिक्यूल। जो मैक्रो मालिक्यूल्स हो सकते हैं वो लार्ज मालिक्यूल्स हो सकते हैं, और माइक्रो मालिक्यूल्स हमारे पास शॉर्ट मालिक्यूल्स हो सकते हैं, सेलुलोज, फैट्स, प्रोटीन, etc। तो उनमें हमारे पास सेलुलोज आ जाता है, फैट्स और प्रोटीन्स आ जाते हैं। ये हमारे पास मैक्रो मालिक्यूल जिनके बड़े मालिक्यूल्स हैं। तो ये इन मैक्रो मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये इनसोलुबल इन वाटर, यानी कि वाटर में इनसोलुबल होते हैं। इसकी वजह से ये सेल में पाया जाता है, क्योंकि सेल के अंदर 70% तक वाटर होता है। तो इस वाटर की वजह से, जिनके जो वाटर में डिजोल्वेबल सब्सटेंसेस नहीं होती, उन्हीं की वजह से हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है। दे आल्सो सर्व एज अ स्टोर जो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज विच इन टर्न आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी। ये हमारे पास स्टोरेज का भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, तो ये सेल को जो फ्यूचर में एनर्जी चाहिए होती है ये वो प्रोवाइड करते हैं। तो स्मॉल मालिक्यूल सच एज ग्लूकोज, अब ये माइक्रो मालिक्यूल जिनमें हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल आ जाते हैं, ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, फैटी एसिड है, जो सर्व इधर एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो हमारे पास जो माइक्रो मालिक्यूल हैं ये एनर्जी का एक सोर्स हो सकते हैं, और सब यूनिट्स टू बिल्ड माइक्रो मालिक्यूल, या ये छोटे मालिक्यूल मिलके हमारे पास माइक्रो मालिक्यूल्स बना रहे होते हैं। Some small molecules are also unstable due to their immediately broken down release energy। तो जो हमारे पास स्मॉल मालिक्यूल्स हैं ये भी अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि ये हमारे पास इमीडिएट ब्रोक होकर हमारे पास एनर्जी रिलीज़ कर देते हैं। जैसा कि हमारे पास ATP है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो सर्व इमीडिएट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो हमारी सेल की जो एनर्जी करेंसी है दैट इज़ ATP, और ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि सेल की एनर्जी करेंसी क्या है, तो ATP एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। ये हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास एक माइक्रोजन की छोटा मॉलिक्यूल है। ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक्स फॉर वाचिंग, और हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में वाटर को कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।